नमस्कार, पढ़ाई ज़ोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड स्पेशल के अंतर्गत उत्तराखंड की जलवायु प्रदेशों के बारे में हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि जलवायु तत्वों के बारे में पढ़ा। जलवायु को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारकों पर हमने बात किया, जो राज्य की जलवायु पर भी हमने अप्लाई करके उन चीज़ों को देखा। आज उसी आधार पर राज्य की जलवायु प्रदेश को हम पढ़ेंगे। राज्य की जलवायु प्रदेश से अभिप्राय है कि राज्य में राज्य एक पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तराखंड संपूर्ण 86% पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से राज्य में सभी क्लाइमेटिक जोन पाए जाएंगे, अर्थात भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक पाए जाने वाली जितनी भी कटिबंध हैं, जो भी जलवायु प्रदेश हैं, वो राज्य पर भी लागू होंगे। इसलिए क्योंकि भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर विभिन्न क्लाइमेटिक जोन पड़ते हैं, क्योंकि तापमान, वायुदाब, वर्षा में अंतर होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर विभिन्न क्लाइमेटिक जोन पाए जाएंगे। इसलिए क्योंकि उन क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न वायुदाब है, भिन्न भिन्न तापमान की प्राप्ति हो रही है और भिन्न भिन्न वर्षा और आर्द्रता की मात्रा होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों का क्लाइमेटिक जोन अलग अलग हो जाता है। इसी आधार पर हम उत्तराखंड की आज जलवायु प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, क्योंकि जिस प्रकार से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हमको तापमान में अंतर मिलता है, वहीं वायुदाब में अंतर मिलता है, आर्द्रता में अंतर मिलता है। तो इसी आधार पर उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र की अलग एक क्राइटेरिया बन जाता है, क्योंकि जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक तापमान, वायुदाब और ऊंचाई, आर्द्रता, ये विभिन्न मैटर करते हैं। इसी आधार पर जिस आधार पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवायु में परिवर्तन पाया जाता है, उसी तरह से पर्वतों की तलहटी से लेकर पर्वतों की चोटियों तक जाने पर उसके तापमान, वायुदाब और आर्द्रता में भी हमको डिफरेंस मिलने लगता है। इसी आधार पर उसमें अलग क्लाइमेटिक जोन की उपस्थिति पाई जाती है। हम आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण जलवायु क्षेत्र, जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जितने जितने भी क्लाइमेटिक जोन हमको मिलते हैं, उतने ही क्लाइमेटिक जोन एक पर्वत की तलहटी से पर्वत की चोटी पर जाने पर सतत रूप से मिल जाते हैं। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख जलवायु प्रदेश, यानी कि हम जलवायु प्रदेश के बारे में नीचे से ऊपर तक हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले राज्य में जो तराई, दून और द्वार की घाटियों में पाए जाने वाली जो जलवायु है, उस प्रदेश में हमको उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सर्वप्रथम हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से शुरू करेंगे। पहले नंबर पे आएगा हमारा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत वे सारे भूभाग आएंगे जो समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर, यानी कि जो ऊंचाई होगी, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत वे भूभाग आएंगे जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर के मध्य होगी। अब ऐसे कौन कौन से राज्य में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई के मध्य पड़ते हैं? उसमें से सर्वप्रथम हमारा तराई प्रदेश आता है। तराई वाला, दून व द्वार क्षेत्र, तराई, दून, द्वार व भाबर का क्षेत्र। जो राज्य में तराई, दून, द्वार व भाबर का क्षेत्र हैं,
वह समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। अब इस ऊंचाई पर इस जलवायु प्रदेश की क्या विशेषताएं होंगी उसके बारे में हम बात कर लेंगे। क्योंकि समुद्र तल से, जैसे आपको पता होगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी कमी आने लगती है। तापमान में कमी अर्थात 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, यानी कि समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। वैसे ही ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में भी अंतर आने लगता है, क्योंकि ऊंचाई और वायु दाब का विपरीत संबंध है। अधिक ऊंचाई होगी तो वायु दाब कम होने लगेगा, वहीं कम ऊंचाई होगी तो वायु दाब बढ़ेगा। इसी तरह से तापमान का संबंध, जो ऊंचाई से तापमान का विपरीत संबंध है, ऊंचाई और तापमान का भी एक दूसरे से विपरीत संबंध है। इसलिए क्योंकि तापमान बढ़ेगा, अगर तापमान बढ़ेगा तो ऊंचाई कम होगी, यानी कि हम कह सकते हैं अगर ऊंचाई में अगर वृद्धि हो रही है तो तापमान में कमी होगी। अगर ऊंचाई में अगर कमी हो रही तो तापमान में वृद्धि होगी। जिस तरह से हमने इसका रिलेशन देखा कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आती है, उसी तरह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापमान में भी कमी आती है। क्योंकि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से 900 मीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं, जैसे तराई, दून, द्वारों, भाबर वाले क्षेत्र इस कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इस कटिबंध की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके हम बात कर लेते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से है जहां वर्ष के 8 जो महीने हैं वो गर्म रहते हैं। वर्ष के 8 महीने गर्म रहते हैं, जबकि वर्ष के जो शेष 4 महीने हैं, कौन से? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। नवंबर, जनवरी एवं फरवरी, यानी कि वर्ष के 8 महीने गर्म रहते हैं, जबकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के माह ठंडे यानी कि सर्दियों के रहते हैं। इसमें से, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से अभिप्राय है कि जहां पर वर्ष के 8 महीने गर्म रहते हैं, जबकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के जो महीने हैं वो सर्दी यानी कि ठंडी के मौसम होते हैं। इसी तरह से जो इस क्षेत्र में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो महीना है, इस क्षेत्रों पर इस समय पे पाले की अधिकता यानी कि रात में पाला गिरता है, बहुत यानी कि बड़ी मात्रा में रात में पाला गिरता है। वर्ष के 8 महीने गर्म, जबकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ठंडी रहती हैं। ठंडी की रातों में इस क्षेत्र में ठंडी की जो रातों में अत्यधिक ओस या पाला गिरता है। वो ओस या पाला पर्वत के उत्तरी ढालों में और फिर घाटियों में, जैसे पर्वत के जो उत्तरी ढाल हैं, उत्तरी ढाल मान लो ये उत्तरी नॉर्थर्न स्लोप है और ये है उनकी घाटियां, वैलीज। नॉर्थर्न स्लोप जो उत्तरी ढाल हैं, अर्थात जहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, और दूसरा कि इनकी घाटियों में जो है कि ओस की मात्रा यानी कि ओस दिन के अधिकांश समय तक रहती है। इन क्षेत्रों में जो नॉर्थर्न स्लोप हैं, उत्तरी ढाल हैं, जहां पर और घाटियां हैं जहां पर सूर्य की रोशनी कम पहुंच पाती है, तो इन क्षेत्रों में दिन के समय तक ओस रहता है। रात के समय में गिरी हुई ओस दिन के अधिकांश समय तक वो ओस रहती है। इसकी एक अन्य विशेषता है, यानी कि उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र की एक अन्य विशेषता है कि इसके उत्तरी
ढालों पर और घाटियों में दिन के अधिकांश समय तक ओस जमी रहती है, ओस पड़ी रहती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में जो मैदानी भाग हैं, मैदानी भागों की तुलना में तराई और भाबर वाले क्षेत्र में अधिक नमी रहती है, नमी अधिक, यानी कि मैदानी भागों की अपेक्षा तराई और भाबर वाले जो रीजन है वहां पर जो नमी की मात्रा है वह अधिक रहती है। इस क्षेत्रों में, तराई भाबर वाले क्षेत्रों में गर्मी अधिक व ठंडी कम रहती है, जिसमें से इन क्षेत्रों का गर्मी का जो तापमान है वह 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान रहता है। तापमान गर्मी का, यानी ग्रीष्म ऋतु का तापमान इन क्षेत्रों में, यानी कि उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु का तापमान 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42.1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का औसत वार्षिक तापमान रहता है। वहीं सर्दियों की बात करें तो इस क्षेत्र का तापमान 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान रहता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ सर्दी भी अधिक पड़ रही है इसका मतलब, और गर्मियों में तो अधिक गर्मी है ये है। तो उपोष्ण कटिबंध के कुछ हमने जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा किया। उपोष्ण कटिबंध 900 मीटर से कम ऊंचाई, यानी समुद्र तल से 900 मीटर तक की ऊंचाई के मध्य पड़ने वाली वही क्षेत्र हैं जहां पर वर्ष के 8 महीने गर्म और 4 महीने सर्दी के रहते हैं। उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में अधिकांश गर्मी कम पड़ती है और गर्मी अधिक पड़ती है, जबकि सर्दी कम पड़ती है। इसी क्षेत्र में हमने देखा कि जो घाटियों या पहाड़ियों के जो नॉर्थर्न स्लोप हैं, यानी कि उत्तरी ढाल हैं और घाटियां हैं, वहां पर जो सर्दी का मौसम है वहां का तापमान वो सर्दी के मौसम में ओस और पाला गिरता है, जिससे अधिकांश दिन के अधिकांश समय तक वहां पर पाला जमा ही रहता है। इसी तरह से देखा हमने तराई और भाबर वाले क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक नमी पाई जाती है, और वहीं गर्मी का तापमान दून और द्वार वाले क्षेत्रों में गर्मी का तापमान 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पाया जाता है। वहीं सर्दियों में 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2.4 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। इतनी जानकारी सफिशिएंट है, क्योंकि हम एक यहाँ की वनस्पतियों के बारे में एक अगले वीडियो में इसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से वह महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम आते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से, यानी कि 900 मीटर की ऊंचाई से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाला गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र। गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जिनकी ऊंचाई 900 मीटर से लेकर के 1800 मीटर के मध्य पाई जाती है। गर्म शीतोष्ण जलवायु प्रदेश से यह अभिप्राय है क्योंकि यहाँ पर वर्ष के जो 6 महीने हैं, वर्ष के जो 6 महीने होते हैं वो वर्ष के 6 महीने गर्म रहते हैं, वह 4 महीने सर्दी के रहते हैं, और अप्रैल व नवंबर के जो महीने होते हैं वो तापमान की दृष्टिकोण से लगभग दिन और रात का जो तापमान है लगभग समान रहता है। यानी कि गर्म शीतोष्ण जलवायु प्रदेश से अभिप्राय है कि समुद्र तल के
जिनकी ऊंचाई 900 से 1800 मीटर के मध्य हो। वर्ष के जो 6 महीने हैं, साल के जो 6 महीने हैं वो गर्म रहे। 4 महीने में सर्दी पड़ती है और अप्रैल व नवंबर में समकारी तापमान यानी कि प्रभाव रहता है। वर्ष के जो 6 महीने हैं वो गर्म रहते हैं और शेष 4 महीने जो हैं वो सर्दी के रहते हैं, जबकि अप्रैल और नवंबर गर्मी और सर्दी की दृष्टिकोण से लगभग समान रहते हैं। ऐसे जलवायु क्षेत्र गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य में ऐसे क्षेत्र हैं जो गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे बाह्य पहाड़ियां हैं, जो पहाड़ियों का जो बाह्य पार्श्व वाला भाग है, और शीतोष्ण जो उपोष्ण घाटियां हैं वो क्षेत्र हैं। इनके क्षेत्र में आने वाले जो बाह्य पहाड़ियों, जिसमें आर्द्र बाह्य पर्वत, आंतरिक शुष्क पहाड़ियां व उपोष्ण घाटियां भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अर्थात गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आर्द्र बाह्य पहाड़ियां, यानी कि वो पर्वत जो बाह्य पहाड़ियां हैं लेकिन आर्द्रता वहां पर रहती है। आंतरिक शुष्क पहाड़ियां, जो आंतरिक शुष्क पहाड़ियां व उपोष्ण घाटियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं की हम बात करेंगे। जो गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है, यहाँ का प्रमुख वृक्ष चीड़। यहाँ पर चीड़ वृक्ष के लिए अनुकूल जलवायु पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर चीड़ वृक्ष की प्रधानता मिलती है। इस जलवायु के जो एक अन्य विशेषता है कि यहाँ पर जो उत्तरी घाटियां हैं, जो पर्वतों के जो उत्तरी पार्श्व हैं और जहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है। इसकी अन्य विशेषता है कि अप्रैल से अक्टूबर तक अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो ये पहाड़ियों के पार्श्व भाग हैं, जो छायादार ढाल हैं, पहाड़ियों के छायादार ढाल हैं, वहां का तापमान भी 16 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। यानी कि गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वो समस्त भूभाग जो छायादार ढाल हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी प्रॉपर या सतत रूप से प्राप्त नहीं हो पाती, अप्रैल से अक्टूबर इनकी गर्मी का समय रहता है, उस समय उन छायादार ढालों का तापमान भी 16 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आता है। ऐसे क्षेत्र भी गर्म शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इसकी एक अन्य जो विशेषता है, इस क्षेत्र में 1500 मीटर सर्दियों में इस क्षेत्र के जो 1500 मीटर तक हिमपात हो जाता है। 1500 मीटर तक हिमपात हो जाता है। और जबकि महान हिमालयी क्षेत्रों में 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर भी बर्फपात हो जाती है। यानी कि 1200 मीटर की ऊंचाई पर भी बर्फ गिर जाती है। सर्दियों की बात कर रहे हैं। सर्दियों में मुख्य रूप से 1500 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हो जाती है। वहीं महान हिमालय में यह बर्फबारी 1200 मीटर की ऊंचाई पर भी देखने को मिल जाती है। कि गर्मी के समय में जो मैदानी भागों से विभिन्न पशु पक्षियां खासकर पक्षियों की जो प्रजाति हैं, गर्मियों के समय में जैसे तराई, तून, द्वार, भाबर वाले जो क्षेत्रों से जो है कि पलायन करके वो इस क्षेत्रों में खासकर ग्रीष्म ऋतु में
इस क्षेत्रों में पलायन करती हैं, यानी प्रवास करती हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि भाबर द्रोणद्वार की भीषण गर्मी से बचने के लिए पक्षियां जो है कि अपना प्रवास इस क्षेत्रों में करती हैं गर्मी के सीजन में। अब हम इसके बाद बात करेंगे शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश के हम बात करेंगे। शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश ऊंचाई जो है, इस क्षेत्र की ऊंचाई 1800 मीटर से लेकर के 3000 मीटर के मध्य पाए जाने वाले संपूर्ण क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। इन क्षेत्रों की एक विशेषता है कि यहाँ पर गर्मी अधिक हो, यहाँ पर गर्मी कम और सर्दी अधिक और गर्मी कम। इन क्षेत्रों में सर्दी अधिक व गर्मी कम पड़ती है। इस क्षेत्रों में अधिकांश जो है कि हिमपात, सर्दियों में हिमपात हो जाता है। इस क्षेत्र में हिमपात होता है और सर्दियों में पाला पड़ जाता है। हिमपात होता है, सर्दियों में इस क्षेत्र में पाला पड़ता है, जिससे कि जो पर्वतों के उत्तरी ढाल हैं वहां पर 1 से 2 जो उत्तरी ढाल हैं, यहाँ पर सर्दियों में जो निचले ढाल हैं, यहाँ जो ऊपरी क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र के इस कटिबंध के ऊपरी क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में 1 से 2 महीने तक हिमाच्छादन रहता है। 1 से 2 महीने तक लगातार हिमाच्छादन रहता है। वहीं जो निचले क्षेत्र हैं, वहीं निचले क्षेत्रों में 1 से 2 दिन तक जो है कि हिमाच्छादन रहता है। यह इसलिए क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों का जो तापमान है वह कम होता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में ऊपरी जो क्षेत्र हैं तो वहाँ 1-2 महीने बर्फ जमा ही रहता है, जबकि निचले जो घाटी क्षेत्र हैं, निचले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 1-2 दिन तक हिमाच्छादन, अगर बर्फबारी हो गई तो वो 1-2 दिन के अंतर्गत पिघल जाती है, गर्मी के कारण पिघल जाती है। वहीं जो उत्तर पश्चिम की जो इन क्षेत्रों के जो उत्तर पश्चिम की जो ढलानें हैं, जैसे इसके पार जैसे नॉर्थ स्लोप है, उत्तर पश्चिम की जो ढलान है वहां पर बर्फ अधिक दिन तक रहती है, बर्फ हिमाच्छादन अधिक दिन तक रहता है, जबकि इसकी जो दक्षिण पूर्वी ढाल हैं, ये वाले क्षेत्र दक्षिण पूर्वी ढालों पर जो हिमाच्छादन है वो कम दिनों तक रहता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी मुख्य रूप से हिमालय के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर यानी दक्षिणी ढालों पर ज़्यादा रहता है। सूर्य की रोशनी तापमान इन क्षेत्रों में ज़्यादा रहता है और इसके उत्तरी ढालों पर उतना तापमान नहीं रह पाता है, यानी कि सूर्य की रोशनी वहाँ तक कम पहुँच पाती है, क्योंकि वो सूर्य के विपरीत ढालों पर अवस्थित है। इस कारण से जो सर्दियों में हिमाच्छादन जो बर्फबारी रहती है तो उत्तरी ढलानों पर अधिक दिनों तक बर्फ जमी रहती है, जबकि इसके दक्षिण पूर्वी ढलानों पर कम दिन तक बर्फ रहती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो छायादार ढाल हैं, इस जलवायु प्रदेश के जो छायादार ढलानों पर
हिमाच्छादन अधिक दिनों तक, जबकि दक्षिण पूर्वी जो सूर्य के सम्मुख वाले ढाल है वहां पर कम दिनों तक हिमाच्छादन रहता है। और एक और विशेषता है इन क्षेत्रों की, यहाँ नवंबर और दिसंबर के महीने में लगभग सूखाग्रस्त रहता है, बारिश होती नहीं है नवंबर और दिसंबर के महीनों में। और जबकि सर्दियों के जो मौसम है अर्थात जो जनवरी, फरवरी व मार्च में अनिश्चित मौसम रहता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के बारे में हमने जाना। ये कुछ फैक्ट हमने शीतोष्ण जलवायु प्रदेश के बारे में जाना। इसकी ऊंचाई यानी कि 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक यह प्रदेश स्थित है। 1800 से 3000 मीटर के मध्य यह जलवायु प्रदेश आता है। सर्दी यहाँ पर अधिक और गर्मी कम पड़ती है। बराबर सर्दियों में हिमपात और पाला यहाँ पर रेगुलर पड़ते रहता है। ऊपरी क्षेत्रों में यानी कि 2 महीने से अधिक समय तक हिमपात रहता है, जबकि इसलिए निचले भागों में 1-2 दिन बर्फ रहती है, उसके बाद पिघल जाती है। वहीं इसके छायादार ढलान है, जो उत्तरी ढलान है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही, तो वहां पर बर्फ हिमाच्छादन अधिक दिनों तक रहता है। जबकि वहीं दक्षिण पूर्वी ढाल जो सूर्य के सम्मुख वाले ढाल है, वहां पर अधिक तापमान के कारण जो है कि जो हिमाच्छादन है वो कम रहता है। इस तरह से हमने देखा नवंबर और दिसंबर के महीने लगभग सूखाग्रस्त रहते हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो पाती। इसलिए जनवरी और फरवरी मार्च में कुछ अनिश्चित मौसमी घटनाओं के कारण यहाँ पर कुछ बहुत बारिश हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है अल्पाइन जलवायु प्रदेश। अल्पाइन जलवायु प्रदेश, अल्पाइन जलवायु प्रदेश के अंतर्गत 3000 मीटर से लेकर के 4200 मीटर के मध्य पड़ने वाले जो भूभाग हैं वह अल्पाइन जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में मई से लेकर सितंबर तक बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ पिघल जाती है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून का सीजन रहता है। उत्तर भारत में गर्मी का चरम बिंदु पर रहता है मई और सितंबर के मध्य। तो इसलिए इन क्षेत्रों में जो बर्फ है, जो हिमाच्छादन है, वो पिघलने लगता है, जिसके कारण विभिन्न पर्यटक गतिविधियां या फिर पर्वतारोहण संबंधी गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि मई के बाद ही 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है और इस समय पर मौसम के अनुकूल यानी कि हिम के पिघलने के कारण इस क्षेत्र में मानवीय आवाजाही गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। क्योंकि 4 धाम यात्रा शुरू हो जाती है, इस समय में पर्वतारोहियों की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में लगभग थोड़ा हलचल देखने को मिल जाती है, खासकर मई से सितंबर जब बर्फ पिघलती है। इस क्षेत्र की नेक्स्ट जो विशेषता है कि वर्ष के जो 7 महीने होते हैं, 7 महीने हिमाच्छादित रहते हैं, हिम से आच्छादित, यानी कि हिमावरण जमा रहता है। यानी कि वर्ष के जो 7 महीने हैं इस समय इस क्षेत्र में हिमाच्छादित रहते हैं। अगली विशेषता इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वह 50% जो वर्षा होती है हिमपात के रूप में होती है। 50% वर्षा हिमपात के रूप में होती है। और यहाँ का तापमान औसत वार्षिक तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का औसत वार्षिक तापमान रहता है।
चूँकि मई और सितंबर के महीने में पर्वतारोहण गतिविधियाँ शुरू होती हैं और इसी दौरान खासकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई के दौरान इस क्षेत्र में जो प्रमुख उत्तराखंड के प्रमुख पशुचारक जो जनजातियाँ हैं, जैसे भोटिया है, मारछा, तोलछा, भोटिया, तो ये प्रमुख पशुचारक जनजातियाँ हैं। क्योंकि जो बुग्यालों की अवस्थिति है वो भी मुख्य रूप से जो पश्चसर है, अल्पाइन है, जो बुग्याल हैं वो 3000 मीटर से 4200 मीटर के मध्य स्थित हैं। गर्मी के 4 महीने में जैसे-जैसे बर्फ पिघलने लगती है और निचले वाले क्षेत्रों में पशुचारकों के लिए जो है कि घास की उपलब्धता नहीं रहती, इसलिए इन क्षेत्रों में वो धुरा या छाना बना के रहते हैं। यानी कि छाना उनको बोलते हैं जहाँ पर वो पशुपालक या पशुचारक इन क्षेत्रों पर आकर यानी कि निचले वाले क्षेत्रों से इन क्षेत्रों में आकर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ तापमान बढ़ जाता है और हिम निचले क्षेत्रों में बर्फ पिघलने लगती है। यही क्षेत्र गर्मियों के मौसम में ग्रीष्म काल में पर्यटकों के एक आकर्षक केंद्र भी रह जाता है, क्योंकि शेष भारत से या फिर दुनिया के अलग-अलग देशों से जो यहाँ पर गर्मी में पर्यटक का विशेष आश्रय स्थल ये बन जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसी जलवायु है जो मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका के उच्च अक्षांशों पर पाए जाने वाली जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं, वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करेंगे अब हिमानी जलवायु क्षेत्र के बारे में। हिमानी जलवायु जिसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि हिमानी जलवायु वही क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ से ढका रहता है, हिमाच्छादित रहता है। अब हम एक हिमानी प्रकार की जो जलवायु, पांचवी जो विशेषता है हिमानी प्रकार, हिमानी प्रकार की जलवायु, इस प्रकार की जो जलवायु है राज्य में 4200 मीटर से लेकर 4500 मीटर के मध्य पाई जाती है। अर्थात वे क्षेत्र जो 4200 से 4500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पड़ते हैं, उन क्षेत्रों में हिमानी जलवायु या हिमानी प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इस क्षेत्र में वर्ष के अधिकांश समय में हिमाच्छादित रहता है। जो विशेषताओं की बात करें तो अधिकांश जो वर्ष के अधिकांश समय बर्फाच्छादित रहता है। यहाँ बर्फीले तूफान आते हैं। दोपहर के समय में यहाँ जो बिजली चमकती है, तड़क गरज के साथ साथ बिजली चमकती है। हिमानी जलवायु क्षेत्र में वर्ष भर हिमाच्छादन होते रहता है। ये बर्फीली जलवायु वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मई व जून में दिन के दोपहर के बाद तेज तर्जन के साथ साथ बिजली चमकती है, जिससे इस क्षेत्र में खासकर पर्वतारोहियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मई जून जो है पीक समय होता है पर्वतारोहण के लिए, क्योंकि मई जून के महीने में ही भारत में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने लगती है और विभिन्न गतिविधियां इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में इसी दौरान देखने को हमको मिलती हैं। इसी दौरान कुछ जो जनजातियां हैं, पशुचारक जो जनजातियां हैं, वो अपने उच्च घाटियों में अपने पशुचारकों के साथ आते हैं। क्योंकि मानसूनी सीजन जो जून से सितंबर तक माना जाता है, मुख्य रूप से मानसूनी सीजन में तापमान के बढ़ने से इस क्षेत्र में हिमखंड पिघलने लगते हैं, जिससे एविलांच की घटनाएं इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, अर्थात हिमस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कई बार इसलिए क्योंकि जानमाल का नुकसान हो जाता है, इसलिए क्योंकि ग्रीष्म काल में इसी समय काल के दौरान यहाँ पर मानवीय गतिविधियां बढ़ जाती हैं, चाहे वो पर्वतारोहण संबंधी गतिविधियां हों और चाहे वो पर्यटक केंद्र के रूप में यहाँ पर पर्यटकों का आना हो या फिर 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो। जो ऐसी मौसमी घटनाएं, जो दोपहर के बाद बिजली चमकना, तेज तड़क गरज के साथ यहाँ पर बिजली कड़कती है, वहीं मानसूनी सीजन में तापमान में वृद्धि के कारण
तेजी से हिमखंड पिघलते हैं, जिससे कि हिमस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कई बार जान माल का नुकसान भी इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तराखंड के जो सीमांत जिले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं, मुख्य रूप से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के जो उच्च भौगोलिक क्षेत्र हैं, वहाँ पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। खासकर जो चारधाम की जो यात्राएं हैं, जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं हमारे, वो इन्हीं हिमालयी क्षेत्रों में विद्यमान है। इसलिए जो तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है, वो मई जून के समय में ही तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है, जिससे देश विदेश से लोग वहाँ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। इसी समय पे हिम के पिघलने के कारण वहाँ पर एवलांच जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनुकूल दशाएं नहीं हैं, क्योंकि अत्यधिक निम्न यानी कि हिमांक बिंदु पर तापमान है, वहीं बर्फाच्छादन बहुत अधिक है। इस कारण से इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां संभव नहीं है। लेकिन वर्ष के कुछ महीने, अप्रैल मई जून के कुछ महीने बर्फ कम होने लगती है निचले इलाकों में, और तापमान में कुछ वृद्धि देखने को मिल जाती है। इसलिए जो हिमालयी क्षेत्रों के करेजस जनजाति, जो एडवेंचरस जनजातियां हैं, जैसे कि भोटिया और मारछा लोग चमोली के नीति और माणा जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों, जहाँ पर बुग्याल अवस्थित है, वहाँ पर अपना पशु चारक अपने पशुओं को लेकर आते हैं। वहीं उत्तरकाशी में हर्षिल और पिथौरागढ़ के जोहार क्षेत्रों में वो जनजातियां निरंतर प्रकृति को चुनौती देती रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो करेजस, वो जनजातियां, भोटिया, मारछा, तोलछा जैसी जनजातियां ग्रीष्म काल में कुछ समय के लिए मौसमी प्रवास कर अपने जानवरों को चराने के लिए इन क्षेत्रों में प्रवास करती हैं। मुख्य रूप से उत्तरकाशी में जैसे हर्षिल, पिथौरागढ़ के जो जोहार घाटी क्षेत्र है वहाँ पर, और चमोली के नीति और माणा जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्र जहाँ पर प्रमुख पाश्चचर बुग्याल अवस्थित हैं, वहाँ पर अपने जानवरों को लेकर इन क्षेत्रों में वो प्रवास करते हैं। हाँ, आगे देख लेते हैं कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हम उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। उत्तराखंड में जलवायु प्रदेशों में पाए जाने वाले वनस्पति। एक जलवायु प्रदेश है जो ट्रांस हिमालय, एक प्रदेश और है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है वो मध्यम ऊंचाई का है। ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है वो 2400 से लेकर 3000 मीटर की तक की इसकी ऊंचाई है। एक मध्यम ऊंचाई का पर्वत है, जो मुख्य रूप से ज्यादातर इसका जो हिस्सा है वह तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है। और तिब्बती क्षेत्रों में, और तिब्बत और उत्तराखंड को अलग करने वाली इसमें जो प्रमुख श्रेणी है, जिसको जैक्सर पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, वो उत्तराखंड के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र को तिब्बतियन ट्रांस हिमालय क्षेत्र से अलग करता है। क्योंकि यह ट्रांस हिमालय मध्यम ऊंचाई का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जलवायु के दृष्टिकोण से डाइवर्सिफाई नहीं है, यानी कि जलवायु की कोई उतनी विविधता यहाँ पर पाई नहीं जाती है। समकारी मौसम है और लगभग वर्ष भर बर्फबारी होती रहती है। इस क्षेत्र को टीथियन या तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। इस क्षेत्र में तिब्बत के पठार की तरह शीत शुष्क तरह की जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर लगभग एक समान जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। वर्ष भर हल्का हिमाच्छादन होते रहता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है 2400 से 3000 मीटर की ऊंचाई, यानी कि हिमालय पार वाला क्षेत्र है। और जैक्सर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय और तिब्बतियन हिमालय को एक दूसरे से अलग करती हैं, जबकि ट्रांस हिमालय, तिब्बतियन हिमालय या टिबियन हिमालय, इसको भी तिबियन हिमालय भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर कोई जलवायु के दृष्टिकोण से कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। वर्ष भर लगभग तिब्बत के पठार की जो शीत शुष्क प्रकार की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो यहाँ पर मिलती है।
लगभग वर्ष भर लगभग एक समान सी जलवायु दशाएं पाई जाती हैं और वहीं यहाँ पर वर्ष के दौरान हिमपात होते रहता है। हम आते हैं अब जलवायु हमने देखा कि उत्तराखंड की प्रमुख जलवायु प्रदेश के बारे में, उसके महत्वपूर्ण तथ्य हमने जानने की कोशिश किया और समझने का प्रयास किया कि उत्तराखंड की जलवायु प्रदेशों के बारे में कुछ फैक्ट हमने यहाँ पर बताए और समझाने का कोशिश किया। और इसी के साथ हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक है, उसको हम डायग्राम्स के माध्यम से समझेंगे। वह है उत्तराखंड की जो वनस्पतियाँ यानी कि नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में हम किस प्रकार की वनस्पतियों को पाएंगे, क्योंकि जलवायु प्रदर्शित करने वाले सबसे बड़ा कारक है वो है वनस्पतियाँ। वनस्पतियाँ ही जलवायु की प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं या उसकी प्रकृति को बताती हैं। हम वनस्पतियों के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं उत्तराखंड की वनस्पतियाँ।